ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर भव्या यादव जी का। आज के जो विषय आप ले रही हैं, पंचकर्म जो होता है, पंचकर्म की विधि क्या है और उसके लाभ क्या है, वो उस विषय पे आप जानकारी हमें देंगे। और मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूं कि आपका परिचय कराएं। आप सेक्टर 7 में, आपका शुभ आयुर्वेदा के नाम से है, बहुत ही अच्छा है और काफी सारे पैनल्स पर भी है। ये बहुत अच्छा कराते हैं। मैं स्वयं भी जाने का मौका मिला, कराया मैंने वहां पर। तो उनके यहाँ जो जितने भी वो कराए जाते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। तो आप लोग भी, जिनको भी जरूरत है, बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे। अनिल जोशी से परिचय है कि वो परिचय कराएं डॉक्टर साहब का। अनिल जोशी जी। जी। नमस्कार। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज जब पंचकर्म की इतनी सब चर्चा हो रही है और एक कितने बड़ी संख्या में लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, तो उसके गहराइयों से, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे बीच में आदरणीय भावे यादव जी हमारे बीच में है। और उन्होंने ब्रह्म प्रकाश, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान से बीएमएस किया है। इस समय जैसा सरोज जी ने बताया कि शुभ आयुर्वेद में वो कंसल्टेंट फिजिशियन के रूप में है। और उनके इस विषय में विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज इतनी है कि वो कोई क्रोनिक जो रोग हैं, जो पुराने रोग हैं, उनको, उनकी भी देखभाल करते हैं, उनको भी ठीक कर सकती हैं, करती हैं। हम लोग विशेष रूप से आज उनसे जो ये पंचकर्म, जो इतना अब बड़ी मात्रा में लोग जिसका लाभ उठा रहे हैं, तो किन लोगों को करना चाहिए, किस प्रकार का करना चाहिए, क्योंकि पंचकर्म में भी कई तरह की क्रियाएं हैं। तो कौन सी क्रिया ज्यादा, किस रोग के लिए ज्यादा उपयोगी है, और क्या हम इसको घर में भी कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठते हैं। और कोई ऐसी, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें जाकर करवाना चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि इन सारे जो हम सबके दिमाग में प्रश्न है, उनका उत्तर आपके उनका उत्तर आप से हमको मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रारंभ में अपनी बातचीत व्याख्यान के रूप में रखें, एक स्पीच के रूप में रखें, और उसके बाद जो प्रश्न उत्तर होंगे, 30-40 मिनट बात करने के बाद जो प्रश्न उत्तर होंगे उनके उत्तर दें। आपका स्वागत है। क्या है सरोजी? जी सर। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? जी है, है मैडम डॉक्टर है। भव्या है। जी स्वागत है जी डॉक्टर भव्या जी आपका। जी जी बोलिए जी आप। जी, ज्यादा नमस्कार, म्यूट तो स्वागत है नहीं है? आपका। जी जी। नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ जुड़ के, कि आज मैं अपना जो थेरेपी मैंने 5 सालों में, 5.5 सालों के कोर्स में जो मैंने आयुर्वेद को जाना है, आज आप सभी के साथ आज मुझे वो शेयर करने का मौका मिलेगा। जो भी आपके मन में मिथ होंगे या डाउट होंगे, आज उनको मैं क्लियर करना चाहूंगी। और आशा करती हूँ कि इस सेशन के एंड तक आपको एक नई प्रेरणा मिले अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। आप लोगों का ये जज्बा देख के मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप डेली सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, अपनी हेल्थ के लिए ऑलरेडी जागरूक है। तो ऐसे ही हम मेंटेन करें पूरी अपनी लाइफ में ये सब चीजें, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पूछना चाहती थी आप लोगों से कि जैसे ये हमारा आयुर्वेद 5,000 साल पुराना है और हमारे घरों में ये बस चुका है पूरा अच्छी तरीके से। जैसे कभी भी कुछ भी परेशानी होती है तो सबसे पहले हम देसी नुस्खे जिसे कहते हैं वो अपनाते हैं। पेट में दर्द हुआ तो अजवाइन का पानी लेना, या फिर चोट लग गई तो हल्दी वाला दूध पीना। तो आप
को क्या लगता है कि आप दिन में ऐसा क्या काम करते हैं जो आपको लगता है कि आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है और आपकी हेल्थ के लिए कामगर है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव किया है जिस काम ने, जैसे गर्म पानी पीना या फिर मालिश करना तेल की। तो आप ऐसा क्या करते हैं अपनी दिनचर्या में? कुछ भी एक छोटा मोटा काम बता दीजिए प्लीज। सुबह उठते ही गर्म पानी पी लेते हैं। जी। और कोई? पानी को सूरज के जो पानी पिए हैं उसको सिप करके थोड़ा पानी से थोड़ा थोड़ा के चाय पीते तरीके से पानी को ले धीरे धीरे पी सकते ठीक है। एक दो और लहसुन कोई? की कली खा लेते हैं। ये अच्छा। गर्म पानी और गर्म पानी मध नींबू डाल के पीते हैं और लहसुन का 2 कली खाते हैं तो अगले दिन। अच्छे। तो आपको सुबह उसके बेनिफिट में देखने को शहद मिल रहा मिला के पी लेते हैं। सुबह गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के पी लेते है? मैडम जी शाम को मेथी भिगो देते हैं, सवेरे उसको जो है अभी उसके बाद योगा के बाद जो है पानी भी पी लेंगे और मेथी को भी चबा लेंगे गर्म पानी डायबिटीज की। थोड़ा उसमें नींबू और शहद डाल करके उसको पी लेते हैं, थोड़ा मूवमेंट कर लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, उसके बाद वॉशरूम जाके फ्रेश हो जाते हैं और आने के बाद थोड़ी और एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद योगा शुरू कर देते हैं। दोपहर तक तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे कोई जूस पी लेते हैं, फ्रेश जूस पत्तियों का या फ्रूट्स का। उसके बाद जो है दोपहर को थोड़ा लंच खा लेते हैं, उसके पहले थोड़ा फ्रूट खा लेते हैं शाम को, और पूरे दिन में चाय कॉफी कुछ नहीं पीते। ये दिनचर्या है। शाम को कोशिश करते हैं कि सूर्यास्त होने के पहले खाना खा लिया जाए। लंच बहुत हल्का करते हैं क्योंकि कुछ काम भी करना पड़ता, नहीं तो नींद आती है। और फिर रात को थोड़ा मंत्र वगैरह पढ़ करके सो जाते हैं और फिर सुबह फिर इधर जो है एनर्जी टेबलेट खाते हैं, जय श्री राम राधे राधे जय श्री कृष्णा करते हैं और योगा शुरू कर देते हैं। जय श्री राम। जी। तो आप में से कई सारे लोगों ने बोला कि सुबह उठ के आप गर्म पानी में शहद मिला के लेते हैं। तो आज अच्छा मौका है ये सारे जो मिसकंसेप्शन है ये भी मिटा दिए जाए। तो ये है कि आयुर्वेद में लिखा है शहद को किसी भी गर्म वस्तु के साथ सेवन नहीं करना है, क्योंकि जो शहद है वो मक्खियां बनाती है, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। जब आप उसको गर्म चीजों के साथ मिक्स करके लेते हैं तो वो टॉक्सिन जो है वो एग्रीवेट हो जाते हैं और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कभी भी शहद को ना गर्म दूध में ना गर्म पानी में नहीं लेना चाहिए। तो पहला मिथ हमने अभी क्लियर कर दिया है। आगे भी बात करते रहेंगे तो नई नई बातें निकल के आएंगी, मैं साथ में गाइड करूंगी। हाँ जगत जी जी कुछ सर। कह रहे हैं, कर्नल पांडे कुछ कह रहे हैं। मैडम, जो गर्म पानी की बात हो रही है वो दैट इज ल्यूक वार्म वाटर। आई मीन गर्म शहद को अगर ज्यादा गर्म पानी में डाल देते हैं तो वो जो है कन्वर्ट होकर के विष का काम भी करता है, बिकॉज ऑफ द जिस तरह से वो बनाई गई है। लेकिन अगर थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में नींबू के साथ ये डालते हैं, जो अब मैं समझता हूँ, मे बी कि मैं टोटली 100% गलत हूँ, बहुत ल्यूक वार्म वाटर, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उसमें डालते हैं। उसके ऊपर अगर आप बताएं। जी। जी सर, मेरा मानना है कि ल्यूक वार्म भी नहीं, जो आप टैप वाटर होता है जैसे आप सीधा अपने आरओ से निकाल के पानी और उसके अंदर डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जी जी उष्णता को बिल्कुल ही मना किया गया है उष्णता के ठीक। साथ मिलाने में, या इक्वल अमाउंट में घी के साथ मिलाने के लिए भी उसको मना किया है। शहद लेने के लिए दो तीन बातें उसमें स्पेसिफिक कही गई हैं। तो अगर जी आप टैप में लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कि आपने किस किस ने अपनी अभी तक की लाइफ में कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रॉपर
या फिर कोई पंचकर्मा थेरेपी को कराया है? जैसे सरोज जी अभी हमारे यहाँ से पंचकर्मा थेरेपी ले रही हैं, तो उनका अनुभव आपने थोड़ा सुना इंट्रोडक्शन में कि उनको काफी अच्छा लगा। तो मैं आपका व्यू भी जानना चाहूंगी कि आपने अगर कभी कराया है, कोई मेडिसिन खाई है, तो आपका रिस्पांस कैसा रहा, आपको कैसा लगा? जी, मैं रामकृष्णन, मैं केरला से हूँ। मैं 2 बार पंचकर्मा कराया चुका हूँ। अच्छा सर। एक 2001 में कराया था और 2008 में कराया था। 2001 में जब कराया, मेरा स्पॉन्डिलोसिस का इश्यू था। उसके करने के बाद पहले 2-4 महीने में मुझे लगा कि कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं स्पॉन्डिलोसिस बिल्कुल भूल गया। फिर 2008 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सीवियर था। उसके बाद फिर से कराया था, कोटक्कल आयुर्वेदशाला है केरला में, कोटक्कल हाँ से जी। कराया। अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत इफेक्टिव है। अभी एक बार और कराना है, बहुत अच्छा है। जी सर। तो शुरू करते हैं फिर अब लेक्चर। आपने रिव्यू तो सुन ही लिया आयुर्वेद की पंचकर्मा थेरेपी का पहले ही। तो आयुर्वेदिक जैसे पता है कि आयु को जीने का तरीका जो है, हमारी आयु कलयुग के हिसाब से जो आयुर्वेद में बताई है वो 100 साल की बताई है। बाकी WHO के अकॉर्डिंग अब वो आयु हो चुकी है हमारी एवरेज 73 ईयर्स की। तो जो ये 100 साल से 73 ईयर्स पे रिडक्शन हुआ है हमारी आयु का, ये किस वजह से हुआ है? कि अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से आज भी चले तो भी हम 100 साल तक जी सकते हैं। लेकिन और सिर्फ जीना ही नहीं, हेल्दी जीना, उसको एक एक दिन को महसूस करना, अच्छी सांस लेना, आपकी प्राण वायु का जो है स्ट्रांग होना, ये सब अगर आप आयुर्वेद अपनाते हैं तो ये आपकी इस तरफ लेके जाता है, आपकी हेल्थ को, आपकी लाइफ को। आजकल तो 100 साल की आयु को करने के लिए, जिसका आयु भी कैसी, हितम हितम अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्ते हिताहितम। हितायु मतलब कि आपकी कल्याणकारी आयु, हित अहित आयु मतलब अकल्याणकारी आयु। सुख आयु और दुख आयु आपके हाथों में है, आपकी आयु, कि आप सुख से जीते हैं उसको या दुख के साथ जीते हैं, हित में जीते हैं या अहित में जीते हैं, वो सब आपके हाथ में है। आयुर्वेद जो है वो अहित से हित की तरफ लेके जाता है आपको, दुख से आपको सुख की तरफ लेके जाता है आयु को। तो इसके लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है? एक तो सबसे पहले उसमें खान पान से लेके, नहाना कब है, सर में तेल कब लगाना है, मालिश कब करनी है, छोटी से छोटी चीजों के बारे में आयुर्वेद में मेंशन किया गया है। तो जो पंचकर्म हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट टॉपिक है, जिसपे अगर हम पूरा दिन भी चर्चा करें तो भी कम है, लेकिन हम ब्रीफ रखेंगे। तो पंचकर्म आपकी जो ये सुख आयु है उसके अंदर कैसे काम करता है? तो पंचकर्म मतलब होता है कि 5 एक्शन होते हैं पंचकर्म में। सबसे पहला वमन, दूसरा विरेचन, तीसरा बस्ती, चौथा नस्य और पांचवा रक्त मोक्षण। तो हम आपने वातपित्त कफ तो सभी ने सुना होगा, सभी परिचित है इससे। प्रकृति होती है वातपित्त कफ, दोष होते हैं, हमारी जो बॉडी है वो इन 3 दोषों पे ही काम करती है। जो साइन एंड सिम्टम होते हैं हम वातपित्त कफ के हिसाब से देख के ही आपको मेडिसिन या फिर आपका पंचकर्मा प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो वात आपकी पूरी बॉडी की जो मूवमेंट है, आपका नर्वस सिस्टम है, आपकी बाउल मूवमेंट्स है, इन सब के ऊपर काम करता है। जो आपकी पेन, जब इसका इम्बैलेंस होता है वात का, तो आपकी बॉडी में पेन रहने लगता है, जॉइंट्स में से आवाज आने लग जाती है, जॉइंट्स अच्छे से काम नहीं करते, आपका नर्वस सिस्टम, जैसे आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है हाथों में या कहीं पे भी आपको दर्द हो रहा है, ये सब वाता के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा होता है। उसके बाद फिर पित्त आता है। पित्त आपकी डाइजेस्टिव पावर से हम थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत वास्ट चीजें हैं, बहुत ही गहरी बातें हैं। तो पित्त से आपकी डाइजेस्टिव इशू, डाइजेस्टिव पावर जो है, आपकी आई साइट जो है
बाल हैं, ये सब रिलेट करते हैं। तो अगर जब पित्ता का इम्बैलेंस होता है तो आपके जो ब्लोटिंग हो गई, एसिडिटी हो गई, ये सारी बीमारियां आपको फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद कफा है। कफा आपकी बॉडी का जितना भी स्निग्ध चीजें हैं, जैसे कि आपका घुटनों में जिसको कहते हैं ग्रीस, साइनोवियल फ्लूइड, उसको उसके लिए मैं काम करता है। जो भी आपकी बॉडी में स्निग्धता आती है, मतलब कि जो भी आपकी बॉडी में चिकनाई है या भी कोई भी म्यूकस है, किसी का ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, राइनाइटिस बहुत लंबे टाइम से है, तो वो सब जो है कफा के अंडर आता है। और यही वात पित्त कफ जो है अपने पूरे, जैसे आपकी जो पूरी थ्रू आउट लाइफ है उसके अंदर भी डोमिनेंस रखता है। जैसे 16-17 साल तक के बच्चों में कफा डोमिनेंस होता है, तो जब वो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, कफ कोल्ड की बीमारियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मिडिल एज से लेके 17-18 साल से लेके 50-60 साल तक की जो उम्र है उसके अंदर पित्त का डोमिनेंस रहता है आपकी जिंदगी में। तो उस टाइम पे आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो बेहतर होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा रहती है, आप अपने सारे काम मोटिवेशन से और बहुत एनर्जी से कर पाते हैं। लेकिन जब यही जब दुष्टि हो जाती है पित्ता की, तो आपको जैसे ब्लॉटिंग हो गई, हेयर फॉल हो गया, प्री मैच्योर बालों की ग्रेइंग हो गई, ये सब फेस करनी पड़ती है। उसके बाद फिर जब आप 50 के बाद ट्रांजिशन शुरू होता है ओल्ड एज में आते आते, तो 60 की एज के बाद आपकी बॉडी में जो है वात का जो है डोमिनेंस बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से वात डोमिनेंस होने की वजह से आपके जो जोड़ों में परेशानी है, क्योंकि वात जहां भी बढ़ जाएगा वहां पे वो दर्द करेगा। तो जब वात बढ़ जाता है तो इसलिए बॉडी में जो है पेन ज्यादा रहने लग जाता है, या जॉइंट जो है ठीक से काम नहीं करते अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया है तो पंचकर्मा जो है वो थ्रू आउट लाइफ आप करा सकते हो। थ्रू आउट लाइफ आप करा सकते हो हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि जो आयुर्वेद है उसके अंदर लिखा हुआ है जो बीमारी नहीं हुई है उनको भी वो ठीक करेगा, उनको भी मेंटेन करेगा कि आगे भी आप उसको फेस ना करें, और जो हो चुकी है उनको भी वो ठीक करेगा। तो आयुर्वेद ये नहीं है कि जब बीमारी हो तभी आप पंचकर्मा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या जब आपके बहुत ज्यादा इश्यूज आने लगे तब आप सोचे कि नहीं नहीं पंचकर्मा करा लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप सीजनल पंचकर्मा भी करा सकते हैं कि आप जिससे सुख आयु की तरफ बढ़ सके, आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़े आपकी लाइफ की, और हेल्दी लाइफ जी सके आप। तो ये पंचकर्मा का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम क्या 5 चीजें करते हैं। सबसे पहले वमन करते हैं हम। वमन एक 15 to 17 डेज तक का प्रोसीजर रहता है पूरा, काफी वास्ट है ये भी। लेकिन जैसे वमन जो है वो कफ, जो बीमारियां होती हैं, कफ डोमिनेंस बीमारियां होती हैं, उसके अंदर काफी बेहतर काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीनेजर्स में जैसे 16-17 साल में कफ डोमिनेंस रहता है, तो आपने देखा होगा उनके एक्ने वगैरह ज्यादा रहते हैं। तो उसको करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम वमन कराते हैं। तो जो भी कफ की दुष्टि है, कफ की विकृति है, उसको बैलेंस करने के लिए हम कराएंगे वमन क्रिया। उसके बाद आता है विरेचन, जो कि पित्त दुष्टि में काम करता है। तो जैसे कोई भी आपको ब्लॉटिंग है, गैस हो रही है, या कोई भी ऐसा बॉडी में हीट ज्यादा जनरेट हो रही है, तो उस काम में आप पित्त को बैलेंस करने के लिए विरेचन कर्म करवा सकते हैं। लेकिन जो भी प्रोसीजर कराएं एक वेल नोन और ऑथराइज्ड जगह से लें, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वैक्स भी चल रहे हैं आयुर्वेदा के नाम पे, वो कुछ भी पूरा प्रॉपर प्रोसीजर नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो विरेचन करा सकते हैं आप पित्त के लिए। और उसके बाद तीसरा आता है बस्ती। बस्ती जो है आयुर्वेद में उसको बहुत ग्लोरीफाई किया हुआ है, और सही बात भी है, ग्लोरीफाइड होनी भी चाहिए वो। बस्ती को अर्ध चिकित्सा बोला गया है। कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, सब पेट से शुरू होती है, सबको पता है।
कैसी भी बीमारी हो इंटेस्टाइन से शुरू होती है। तो जो बस्ती है, हम एनल रूट से उसमें मेडिकेशन डालते हैं जो आपके बस्ती में जाती है, मानी इंटेस्टाइन में जाती है, और वहां से ही दोषों को लेके और वापस एनल रूट से निकल के आपकी बीमारियों का समाधान करती है। तो आयुर्वेद में इसको अर्ध चिकित्सा बोला हुआ है। वात के जितने भी दोष होते हैं, वात के लिए सबसे बेस्ट चिकित्सा जो है वो बस्ती है। जैसे कफ के लिए वमन है, पित्त के लिए विरेचन है, और वात के लिए बस्ती है। और उसके बाद आता है नस्य। नस्य हमारे जितना भी ऊर्ध्व जत्रुगत विकार होते हैं, ऊर्ध्व जत्रु मीन्स जो आपकी ये क्लेविकल रीजन है, ये इसको ऊर्ध्व जत्रु बोलते हैं। इसके ऊपर के जितने भी विकार हैं, आपका राइनाइटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, ये सारी बीमारियां, कानों की बीमारी, आंख की बीमारी, कुछ भी आप नाम करिए इसके ऊपर के एरिया के लिए, सर्वाइकल हो गया, पेन रहने लग गया, सर में हेडेक हो गए, तरह तरह के हेडेक होते हैं, उन सब इश्यूज को नस से कवर करता है। आप नस से आप अपनी डेली लाइफ में भी ले सकते हैं, मैं बताऊंगी कैसे लेना होता है। उसके बाद फिर रक्त मोक्षण, पांचवी बीमारी। तो जब जो कोई भी रक्त विकार होगा, रक्त और पित्त का मिश्रित विकार है अगर आपकी बॉडी में, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ब्लड का, या फिर कहीं जैसे वेरिकोज वेन हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर या कोई भी रक्त दुष्टि है आपकी बॉडी में, कहीं पे भी रक्त की दुष्टि की वजह से कोई डिजीज हो रही है, अल्सर हो रहा है, डायबिटिक अल्सर हो रहा है, ये सब चीजें जो हैं वो रक्त मोक्षण के थ्रू हम करेक्ट कर सकते हैं। तो ये पांच जो एक्शन थे हमारे, पांच पंचकर्म थे हमारे, उनको मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है। उसके बाद इनके साथ साथ एक हम चीजें करते हैं, पंचकर्म के साथ ही चलती हैं, उनको भी पंचकर्म में ही इंक्लूड किया जाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अभ्यंग। अभ्यंग मीन्स फुल बॉडी मसाज। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आप आज से अगर आप अपना फुल बॉडी मसाज स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आगे चल के आपको जो दिखाई देंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपकी फुल बॉडी मसाज में ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कि कोई भी नहाने के 1-1.5 घंटे पहले अगर आप थोड़ा सा तेल लेके पूरी बॉडी पे अच्छे से मसाज करते हैं, जॉइंट्स को अच्छे से मसाज करते हैं, तो वो आपकी जो मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करता है, जो आपकी हड्डियां हैं उनको मजबूत करता है, जो आपके जॉइंट्स हैं उनको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब उनमें चिकनाई लाता है, जिससे उनकी जो लॉन्गिटिविटी है वो बढ़े। एक लंबे आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है, क्योंकि हमारा रहना सहना थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गया है, जमीन पे कम बैठते हैं, खड़े रहने का टाइम ज्यादा रहता है, पैरों पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, साथ में विटामिन डी नहीं लेते हैं धूप में जाके, और खान पान में थोड़ा चूक हो जाती है, तो उस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां काफी बढ़ रही हैं। तो जो अभ्यंग है, फुल बॉडी मसाज है, जॉइंट्स पे अगर आप तेल लगाते हैं, तिल का तेल ही सिंपली, तो ये आपको बहुत ही काम करेगा, अच्छा काम करेगा, आपकी लॉन्गिटिविटी बढ़ाएगा, पूरी बॉडी की जॉइंट्स की हेल्दी रखेगा। साथ में अगर आप कटी बस्ती, जो बस्ती के अंदर भी कई तरीके की बस्ती होती है, मैंने जैसे आपको बताया कि रूट एनएल रूट से दिया जाता है मेडिकेशन, इसके अलावा कटी बस्ती, जानू बस्ती, ग्रीवा बस्ती अगर आप कराते हैं, तो आपके पर्टिकुलर जॉइंट पे वो होती है, जैसे ग्रीवा बस्ती, ग्रीवा मीन्स गर्दन, जो बस्ती हम लगाते हैं, एक मोल्ड लगा के, आटे का मोल्ड लगा के, और उसके अंदर मेडिकेटेड ऑयल पोर करते हैं, तो उससे ग्रीवा की जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, या कुछ भी पेन है, कैसे भी तरीके का पेन है, वो रिड्यूस होता है, वो क्योंकि अंदर तक जाके काम करता है। उसके बाद जो कटी बस्ती है, कमर के ऊपर काम करेगा आपको, जानु बस्ती है वो घुटनों के ऊपर काम करेगा। तो ये सारी चीजें भी अलोंग विद पूरा पंचकर्मा, ये सब इंक्लूड किया जाता है
और 100% हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। साथ में स्वेदन होता है कि बॉडी का भाप देना, भाप दे के उसको गर्म करके उसको रिलीफ पहुंचाना। तो कहीं पे भी अगर आपकी स्टिफनेस है, आपकी बॉडी मूवमेंट्स में रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो ब्लड फ्लो की सर्कुलेशन थोड़ा कम है, तो उन सब चीजों में जो है स्वेदन किया जाता है। स्वेदन हमारे यहाँ पे बहुत तरीके के होते हैं, पत्रपिंड स्वेदन, षष्ठी शालिक स्वेदन, ये सब इंक्लूड किया जाता है। नाड़ी स्वेदन, तो ये पंचकर्मा के साथ की जाती हैं चीजें। और मैं कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद को अगर आप अपनाते हैं, पंचकर्मा अगर आप डेट टाइम टू टाइम कराते हैं, तो उसकी वजह से आप जो हेल्थ बेनिफिट्स पाएंगे वो आपके देखने लायक होंगे। और अगर हम बैलेंस मेंटेन करेंगे हर चीज का, अपने दोषों का, इस पंचकर्मा के प्रोसीजर के थ्रू, तो बैलेंस लाइफ के साथ ही बैलेंस हेल्थ रहेगी। उसके बाद फिर मैं बताना चाह रही थी कि हाँ, नस से आप कैसे ले सकते हैं। पंचकर्मा में एक प्रोसीजर आप घर पे कर सकते हैं बिना डॉक्टर की गाइडेंस के। तो उसमें नस से आता है एक प्रोसीजर, जो मैंने बताया कि ऊर्ध्व जत्रुग विकारों को आपको हेल्प करता है, जितने भी विकार है। लेकिन अगर आपको पहले मैं प्रिकॉशंस बता देती हूँ, अगर आपको अभी अभी जुकाम हुआ है रिसेंट में, ठीक है, बिल्कुल ताजा ताजा जुकाम है, तो आपको नहीं करना है नस से। दूसरी चीज, दिन छिपने के बाद नस से नहीं करना है। दिन छिपने से पहले जब तक सूरज है तब तक आप नस से कर सकते हो। नहाने से 2 घंटे पहले और नहाने के 2 घंटे बाद ही नस से करना है। अगर आप सर से नहाए हो तो उसके बाद, या आपको सर से नहाना है, तो फिर गैप होना चाहिए आप जब नस से करते हैं। तो नस से कैसे कर सकते हैं आप, जब आप सुबह सुबह उठते हैं बिल्कुल अपने बेड से, उस टाइम पे आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए, कोई भी ऑयल चलेगा, एक ऑयल लीजिए, उससे अपने फेस की मसाज करिए 5 मिनट बस। उसके बाद फिर एक स्टीम ले लीजिए, 5 मिनट की स्टीम, 5 भी ज्यादा ही है, 2-3 मिनट स्टीम लेना है बस। मसाज करने के बाद फेस की अच्छे से गर्दन तक बहुत पूरा अच्छे से अपने साइनसेस वगैरह खोल के और अच्छे से मसाज करके, और उसके बाद फिर स्टीम लेनी है। और उसके बाद फिर अणु तेल नाम का एक तेल आता है, अणु तेल या फिर षडबिंदु तेल, इन 2 तेलों में से कोई भी तेल आप ले सकते हैं। बादाम तेल भी ले सकते हैं। और 2 बूंद ऐसे नाक बंद करके, 2 बूंद इस नाक में, इस नोस्ट्रिल में, फिर इसको बंद करके 2 बूंद इस नोस्ट्रिल में डालना है, और फिर उसको इनहेल कर लेना है अच्छे से कि वो अंदर तक चला जाए, और थोड़ी देर लेट के रहना है उसमें, 100 काउंट करने तक लेट के रहना है। तो जो भी आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, या ओल्ड एज में होता है कि इंसोम्निया होने लग जाता है, लोगों की नींद रिड्यूस हो जाती है, वो सब आप जो है उससे बेटर कर सकते हो। दिमाग को शांत बनाता है। जो आजकल हम लोग फोन वगैरह ज्यादा चलाने लग गए हैं, हमारी जनरेशन, या अब तो सारी जनरेशन बहुत ज्यादा ही फोन चलाती है, तो उससे माइंड में जो है वो क्लाउडीनेस सी आ जाती है, थॉट्स जो है क्लियर नहीं रहते हैं। तो ये उसमें भी हेल्प करता है। अगर आप शिरोधारा नहीं लेना चाहते हैं, तो क्योंकि शिरोधारा के भी सेम बेनिफिट्स हैं, शिरोधारा नहीं लेना चाहते हैं अपने दिमाग के लिए, या फिर इन सब चीजें, एंजाइटी के लिए, तनाव के लिए, तो आप ये वाला प्रोसीजर आप घर पे कर सकते हो। उसके बाद और कुछ टिप्स देना चाहती थी मैं एंड में, कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में और कैसे इंक्लूड, और क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो जो आपके अच्छे अच्छे काम आए। तो सबसे पहले, गर्म पानी अमृत है। तो अगर आप पूरे दिन में भी अगर आप गर्म पानी पीते हैं, सिर्फ सुबह ही नहीं, अगर पूरे दिन इसको इंक्लूड करते हैं गर्म पानी पीने को, तो वो आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट देगा। गर्म पानी जो है वो आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है। जहाँ जठराग्नि अपनी अपनी परफेक्ट अमाउंट पे आ गई, परफेक्ट
उसकी जो कैपेसिटी है उस पे है, ना बढ़ी हुई ना कम, जो परफेक्ट कैपेसिटी है उस पे आ गई, तो आप किसी रोग के शिकार नहीं होंगे। आपको कोई ऐसा रोग नहीं होगा जो पेट से शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि और लेकिन ज्यादातर 90% जो रोग हैं वो पेट से ही शुरू होते हैं, तो इसलिए हम पेट जठराग्नि पे सबसे पहले काम करते हैं। तो बेसिक जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी जठराग्नि के लिए ही है। दूसरा है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है जो गर्म पानी है, ठीक है। गर्म पानी पीते हैं, या सुबह अगर आप चाय की जगह, सुबह सब लोगों को चाय पीने की आदत होती है, उस चाय की जगह अगर आप पानी में शुंठी, सौंठ जो होता है ड्राई जिंजर, उसको उबालेंगे, उसको उबाल के पियेंगे, तो वो भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, बॉडी में अग्नि बढ़ाएगा और सारी तरीके की परेशानियों को दूर करेगा। अगर आपको दर्द रहता है बॉडी में, या आपको वेट पुट ऑन ज्यादा हो गया है, आपको वेट रिड्यूस करना है, तो आप उसमें जीरा भी मिला सकते हो। रात को इन सबको पानी में भिगो के रख के सुबह उसको उबाल के आधा रिड्यूस करना है, उबालते हुए बिना ढके उबालना है, आधा रिड्यूस करना है, और सुबह उसको फिर चाय की तरह ले लेना है चाय की जगह पे। तो जो जीरा है अगर हम उसमें डालते हैं तो वो वेट लॉस में भी काम करता है, उससे धीरे धीरे वेट रिड्यूस होता है। दूसरा, जो भी पेन होता है बॉडी में, पेन किलर जैसा भी काम करता है ये चाय। उसके बाद है तिल तेल की मसाज। कोई भी किसी भी एज का इंडिविजुअल हो, हमारी एज मतलब मिडिल एज है, जो 17-16 पहले 16-17 साल तक तो वैसे ही कफा डोमिनेंस रहती है बॉडी में। उसके बाद जो है जब पित्ता डोमिनेंस भी आने लगती है, तभी से अगर हम अपना ख्याल रखने लगे अपने जॉइंट्स का, तो जो आज हम इतना फेस कर रहे हैं इतने लार्ज केसेस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो सब नहीं करने पड़ेंगे हमको फेस, अगर हम आज से ही अपना ध्यान रखें तो सबसे पहले कि कोई भी एज ग्रुप का हो, हाँ, जो वर्किंग एज ग्रुप है, जो डेली ऑफिस जा रहा है, अगर वो अपनी हैबिट में इंक्लूड करे कि सुबह ऑफिस, शाम को ऑफिस के आने के बाद अपने घुटनों की, अपने सारे जॉइंट्स में मसाज करे थोड़ी ऑयल की, और ऑयल मसाज करके सोए, तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपके जॉइंट्स को बचा के रख सकता है। जो ओल्ड एज में, जो रिटायर्ड एज में आ गए हैं, उनको, उनके लिए तो जो वात का दुश्मन है, मैंने बताया कि बुढ़ापे में जो वात डोमिनेंस रहता है, जो वात का दुश्मन है वो है तेल, तिल तेल। अगर आप तिल तेल की मसाज करते हैं डेली अपनी लाइफ में, तो आपकी जो मसल्स और जो जॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मसाज है, पूरी फुल बॉडी मसाज, वो सबके लिए बेनिफिशियल है, कोई भी एज ग्रुप हो सभी के लिए बेनिफिशियल है। तीसरी चीज है कि डाइट में डाइट में डाइट में कि लाइट डाइट लेनी चाहिए, जो बिल्कुल हल्का खाना होता है। हल्का खाने की डेफिनेशन भी मैंने बहुत लोगों की सुनी है, लेकिन आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से डिस्कस करके उसके बाद जो वो रेकमेंड करते हैं लाइट डाइट में, वो सुनिए, वो फॉलो करिए। मूंग दाल अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। मूंग दाल एक, जैसे गर्म पानी को मैंने बताया कि गिफ्ट है एक तरीके से, ऐसे ही मूंग दाल भी अमृत समान है। मूंग दाल को इंक्लूड करिए, और जो खाना, ब्राउन राइस, रेड राइस, ये सब इंक्लूड करिए। जो कहते खाना खाते हैं आप, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाइए। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट को सुना है, बहुत कॉन्फिडेंस से मुझे बताते हैं कि जी बासी रोटी तो बहुत अच्छी होती है, हम रात को 2 बना के रखते हैं और सुबह हम एक, मेरे पति खाते हैं और एक मैं खाती हूँ, बहुत हेल्थ बेनिफिट है उसके। तो ऐसे करके बताते हैं। ये सब मिसकंसेप्शन है, ऐसा ना करें। खाना जब भी खाएं ताजा बना हुआ खाएं, और गरम गरम खाना खाएं, उससे वो पचने में भी हल्का होता है। बासी खाना भारी हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पेट में ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कहीं पे आयुर्वेद में नहीं लिखा हुआ है कि आप ठंडा खाना खाइए या बासी खाना खाइए, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। और वो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जी नहीं, बासी रोटी खाने से बहुत फायदा होता है। ऐसा नहीं है। तो खाना जब भी खाएं गरम खाएं,
और अच्छे से चबा के खाएं ये सारी चीजें। और जो आपकी लार्जेस्ट मील होनी चाहिए, हमें भगवान ने जब बनाया था तो हमें सूर्य के हिसाब से हमारा जो लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद में भी सूर्य के हिसाब से ही बनाया गया है। तो लाइफ जब सूर्य अपनी चरम सीमा पे होता है, कब होता है? दोपहर के टाइम पे। तो जो हमारा लंच है वो हमारी हैवीएस्ट मील होना चाहिए। उसके बाद जो डिनर जो है, क्योंकि सूर्य ढल चुका होता है या ढलने वाला होता है, उस टाइम पे हमारी जो डाइजेस्टिव पावर होती है, जो कि सूर्य को ही रिप्रेजेंट करती है, वो भी मंद हो चुकी होती है। तो जो हमारा डिनर होता है वो लाइटेस्ट मील होना चाहिए। सबसे हल्का खाना आप डिनर में खाएं और जो हैवीएस्ट मील लें वो लंच में लें। और जो भी ओल्ड एज ग्रुप है वो दही अवॉइड करें, खट्टी चीजें अवॉइड करें, क्योंकि ठंडा चीजें अवॉइड करें। राजमा, छोले, ये सब बाएवादी वाली चीजें अवॉइड करें, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये वात की फ्रेंड होती हैं। तो जब ये सब चीजें खाएंगे तो वात बढ़ेगा, और फिर आपके बॉडी में पेन, जॉइंट इश्यूज और डाइजेस्टिव इश्यूज ये सब क्रिएट करेगा। तो ये मेरी तरफ से थोड़े टिप्स थे जो आप लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं, अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो अब आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू। बहुत सुंदर आपने इंफॉर्मेशन दी। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंचकर्म में यदि किसी को बैक पेन हो तो आप उनको सुझाव देंगे पंचकर्म करने के लिए? किस तरह का उनको क्या क्या चीजें करना चाहिए? बैक एक बहुत तरीके का बैक एक होता है, बहुत सारे उसके जो कैटेगराइजेशन है बैक एक के, किस रीजन की वजह से हो रहा है। पहले जो भी पंचकर्मा थेरेपिस्ट है आपका, जो भी डॉक्टर, आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आप जिसे दिखा रहे हैं, वो पहले ये आइडेंटिफाई करेगा कि किस रीजन से बैक एक हो रहा है। उसके बाद ही वो अपना कोई भी पंचकर्मा का जो सजेशन है वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो बैकएक के लिए हमारे यहाँ पे मेजरली मेजरली क्या है, बस्ती चिकित्सा है। तो बस्ती में एनल रूट से भी हम बस्ती देते हैं। कटी बस्ती में कटी के ऊपर कमर के ऊपर मोड़ लगा के उससे कटी बस्ती देते हैं। ये हमारा पंचकर्मा में प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर चलता है। बाकी उसके साथ जो साथ में बीमारियां उसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं, उसको भी काम करने के लिए लगातार उसके साथ का भी ट्रीटमेंट हम प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जो भी आपके आसपास का पंचकर्मा सेंटर हो या कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो, उसके पास अगर आप जाते हैं बैक एक के लिए तो वो आपको ये सब चीजें प्रेस्क्राइब करेंगे। लेकिन आप कुछ भी पंचकर्मा प्रोसीजर करते हैं या कुछ भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं, आप किसी के कहने से मत लीजिए, आप प्रोफेशनल के पास जाइए और वो जो बताएं उसी को फॉलो करिए स्ट्रिक्टली। क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं हमारे सोसाइटी में आयुर्वेदा के नाम पे, जो कि नुकसान कर रहे हैं और फिर बाद में फिर आयुर्वेदा ही बदनाम हो रहा है इस वजह से। थैंक यू। विशाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वीडियो ऑन करके आप बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बीच में पूछ सकता हूँ कुछ? हाँ जी प्लीज। कल मैं डॉक्टर साहब एक कार्यक्रम बार देखा। जरा विशाल जी पूछ लें, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। नमस्कार मैम। मेरा क्वेश्चन आंखों से रिलेटेड है। जैसे मोस्टली सब लोगों का आजकल स्क्रीन देखने का ही काम चल रहा है, तो आई साइट वीक हो जाती है। बच्चों की भी वीक हो जा रही है, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चे। तो आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए क्या है इसमें पंचकर्मा में? पंचकर्मा में सर, एक तो मैंने जैसे बताया कि जितना भी ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है उसके हम नस से बहुत ही बून है। तो आप नस से अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर सकते हैं। दूसरा है 20-20-20 रूल, में भी हम्म। आप किसी किसी को पता हो। तो 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 मिनट का जो रेस्ट है वो आंखों को देना चाहिए, 20 मिनट दूर देखना चाहिए। तो उससे, और पल के झपकाना स्क्रीन के टाइम पे, स्क्रीन जब आप देख रहे हैं तो हम भूल जाते हैं पल के झपकाना, तो उससे ड्राइनेस आ जाती है आंखों में। तो ये याद रखें कि सिर्फ स्क्रीन के बीच में आपको रेस्ट लेना है।
लगातार लंबे टाइम तक नहीं चलाना है। उसके बाद फिर रेस्ट देना है, बीच में दूर तक देखना है, दूर कमरे से बाहर निकल जाइए थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए दूर तक देखिए थोड़ा, तो उससे जो है आंखें रिलैक्स हो जाती हैं। बाकी आप टीयर ड्रॉप्स वगैरह डाल सकते हो ड्राइनेस रिड्यूस करने के लिए। और पंचकर्मा में जो प्रेस्क्राइब किया जाता है, अगर आपको कोई आंखों का इशू मेजर आ रहा है तो उसमें हम प्रेस्क्राइब करते हैं अक्षि तर्पण। उसमें जो मेडिकेटेड घृत है या ऑयल है, उसको आंखों के ऊपर एक मोल्ड लगा के उसको पोर किया जाता है, तो वो उसमें काम करता है। अक्षि तर्पण नाम है उसका, पंचकर्मा प्रोसीजर का। तो जैसे ये चश्मे लग गए हैं तो उससे वो भी उतर सकते हैं, इतनी आई साइट इंप्रूव हो सकती है? हाँ जी, आई साइट इम्प्रूव करता है वो भी। जो हाँ। आप नस से उसमें भी आई साइट इम्प्रूव, घर के लिए अगर आप नस से भी करते हैं 2-2 ड्रॉप का, हम्म। उसके उसमें नस वो भी आई साइट इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और जो अक्षि दर्पण है वो है मेजरली इस पे काम करता ही है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर विजयानंद जी, आप बोलिए जय सर। श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा आपने ज्ञान दिया। मेरे 3 प्रश्न हैं। कल मैं एक जी कार्यक्रम देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि देखिए, जितनी देर में पत्नी जूते के फीते बांधती है उतनी देर में लेटरिन से बाहर आ जाता हूँ मैं। जैसे गाय बैल जितने जानवर होते हैं फट 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 कर देते हैं, तो कुछ लोगों को बहुत लंबा समय लग जाता है। तो उस स्थिति में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला प्रश्न। दूसरा, कुछ लोगों को हर्निया की समस्या है और कुछ लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है। ये 3 प्रश्नों पर जरा मुझे प्रकाश डालें। जैसे कि मैंने आपको बीच के उसमें बताया था कि गर्म पानी एक बूंद है आपकी जठराग्नि को इम्प्रूव करने के लिए, गिफ्ट है एक आयुर्वेद का। तो गर्म पानी अगर आप लेते हैं पूरी दिन में, तो एक तो बाउल मूवमेंट जो रुकती है वो एक वाता की वजह से रुकती है। वात जो है वो जब इम्बैलेंस हो जाता है तो वो जो है रेस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को, किसी कैसी भी मूवमेंट हो वो। वा जैसे पेट में बावल मूवमेंट है आपकी, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करना या फिर कहीं पे पेन करना, ये सब वात के काम होते हैं। तो जब आप गर्म पानी लेते हैं तो उससे भी वात का जो अनुलोमन होता है, जो फ्लो है वायु का, वो अच्छा होता है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में ड्राइनेस की वजह से लेट हो रहा है तो घी, थोड़ा घी ले सकते हैं आप अपनी डे टू डे लाइफ में। घी मतलब पराठों के साथ नहीं, जैसे सुबह 2 चम्मच घी गर्म पानी से ले सकते हैं, जिससे आपकी जो गट है उसके अंदर चिकनाई बनी रहे, जो मूवमेंट है वो स्मूथ मूवमेंट्स हो। और बाकी जो बॉडी टू बॉडी है या फिर बीमारी अलग अलग, किसी केस में किसी वजह से होता है, किसी के केस में किसी वजह से होता है कॉन्स्टिपेशन, वो तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डायग्नोस करके आपको रीजन बताएंगे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको जाने में। तो बाकी अपने घर के उसमें गर्म पानी लीजिए। अगर ड्राइनेस फील हो रही है, टाइट स्टूल आ रहा है, तो आप थोड़ा सा घी, कोई कोई भी घी तो कोई भी ले सकता है। बीच में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन फैल गया था कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप डेली 1 चम्मच घी ले रहे हैं गर्म पानी से, तो वो आपके सारे इश्यूज में अच्छा काम करेगा, जठराग्नि को बढ़ाएगा। जब जठराग्नि बढ़ेगी तो अपने आप बाउल मूवमेंट है जो वो अच्छा काम करेंगी। और सर, हर्निया के लिए किस टाइप का हर्निया है? बहुत सारे टाइप के हर्नियाज होते हैं। तो कोई भी हर्निया है तो उसके लिए पहला मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाइए, वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि किस टाइप का हर्निया है, किस टाइप के हर्निया में किस तरीके की जो दवाई है या फिर जो प्रोसीजर है वो किया जाएगा। वो उसी के, बहुत स्पेसिफिक बीमारी हो गई है, वो उसी टाइम पे आपको पता चल पाएगा। यही है कि मेजरली हर्निया जो है भारी वेट उठाने से, मेल्स में भारी वेट उठाने से हो जाता है एक तरीके का हर्निया। तो ये है कि आप ज्यादा भारी वेट ना उठाएं। स्लिप डिस्क का भी मेजर रीजन जो है वो भारी वेट उठाना ही है। आप किसी भी गलत पोस्चर में भारी वेट उठाते हैं तो हर्निया का खतरा या स्लिप डिस्क का खतरा बढ़ जाता है। तो भारी वेट उठाते टाइम काफी सतर्क रहें और अवॉइड करें ये सब चीजें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? जी दीप जी, बोलिए सर।
जी नमस्कार मैम जी, मैं डॉक्टर केसी वर्मा भिवानी से नेचुरोपैथ हूँ। जी और डॉक्टर। बहुत सी बातें बहुत ही आपने उचित रूप में बताई हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आयुर्वेद में कहा गया कि हर एक व्यक्ति की वृत्ति जो है, प्रकृति जो है, वो या तो कफ की होती है, या पित्त की होती है, या वात की होती है। एक दोष जो है डोमिनेट करता है, वो थ्रू आउट लाइफ वैसा ही रहता है। और आपने बताया है कि 17 साल की एज तक जो है वो कफ बढ़ेगा, उसके बाद पित्त का प्रकोप हो जाता है, और उसके बाद फिर दूसरा तीसरा दोष जो है वो उदय हो जाता है वृद्धावस्था में आने के बाद। तो ये बेसिक नेचर है व्यक्ति की किसी दोष को लेकर, क्या वो डोमिनेंस नहीं करेगी उसको थ्रू आउट लाइफ? जी सर, थ्रू आउट लाइफ ऐसे 3 तरीके से जो दोष हैं वो प्रकोप या कम होते हैं। जैसे कि आपने सही बोला, हर इंडिविजुअल की अपनी अलग प्रकृति है। कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त प्रकृति का है, कोई कफ प्रकृति का है। ऐसे ही काल होते हैं पूरे साल में, जो हमारे 6 ऋतुएं हैं उस काल में भी किसी काल में वात बढ़ता है। जैसे बारिश का मौसम था, उस टाइम पे सबके जोड़ों के दर्द बढ़ गए थे क्योंकि वात का डोमिनेंस था उस टाइम पे। ठीक है। जब अभी जो काल चल रहा है वो पित्ता डोमिनेंस काल चल रहा है। अभी सभी को पेट के इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पेट के इश्यूज आ रहे होंगे क्योंकि पित्त का डोमिनेंस चल रहा है। उसके बाद जब मार्च अप्रैल आएगा तब कफ का डोमिनेंस चलेगा। तो ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों जो अलग अलग सिचुएशन है, ये तीनों का जो जब मिक्स होता है उसके हिसाब से जो डोमिनेंस, जो मिक्सचर बनता है दोषों का, उस हिसाब से बीमारियां होती है। जैसे बचपन में मैंने आपको बोला कि कफा डोमिनेंस होता है। ठीक है। अगर कोई कफ प्रकृति का ही बच्चा है तो उसको वो बीमारियां होने की, ज्यादा कफज बीमारियां होने के जो है ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू वाता चाइल्ड। जैसे कि जैसे कोई वात प्रकृति का है, ओल्ड एज में भी वात का ही डोमिनेंस है और वात का ही काल है। तो ऐसा। हाँ जी। तो कोई वात प्रकृति का है और वात का ही काल चल रहा है और जो ओल्ड एज है वो वात डोमिनेंस है, तो जो वात के डिजीजेस हैं उसको होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। वो जो पर्टिकुलर वात प्रकृति का पेशेंट है उसको वो ज्यादा झेलना पड़ेगा। जो एक कफ प्रकृति के पेशेंट में कम सिम्टम आएंगे या कम देरी से जो बीमारियां आएंगी वो वात प्रकृति के पेशेंट में जल्दी आएंगी। तो ये तीनों चीजों का जो मिक्सचर होता है, तीनों चीजों का देख के किया जाता है जो ट्रीटमेंट है। इसलिए बोला जाता है आयुर्वेद हर किसी के लिए अलग से है। आपके लिए अलग है, किसी और प्रकृति के पर्सन के लिए अलग ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है। काल अलग अलग काल पे अगर आप आते हैं तो अलग अलग काल पे वो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब या पंचकर्मा जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो अलग अलग कालों पे किया जाता है, इसी वजह से। जी। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि लोग अपने आप को कैसे पता करें एक कि मैं किस प्रकृति का हाँ व्यक्ति सर, हूँ। एक क्वेश्चन मेरा भी है, बताना। जी जी। किस प्रकृति का व्यक्ति हूँ मैं, कैसे जनरल वो अपने आप को सोचेगा। या तो आप किसी भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके अपनी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। वो आपको परफॉर्मा प्रोवाइड कर सकते हैं आपसे कुछ सवाल पूछ के, क्योंकि पूरा जो आयुर्वेद में है वो पूरा दिया हुआ है कि किस प्रकृति के क्या लक्षण हैं। उसके हिसाब से वो आपको कुछ क्वेश्चन कर को परफॉर्मा प्रोवाइड करके वो बता सकते हैं। अभी पीछे जो है पीएम मोदी जी ने एक ऐप लॉन्च किया था, एक अभियान लॉन्च किया था, उसके अंदर भी लोगों का प्रकृति परीक्षण हुआ था। बहुत सारे लोगों का प्रकृति परीक्षण हुआ था, लाखों लोगों का। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आया था कि इतने एक टाइम पे इतने लोगों ने अपना प्रकृति परीक्षण करवाया है। आप उसको भी करा सकते हैं। लेकिन जी देवेंद्र जी बताइए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, एक लोग कहते हैं कि जो हाई बीपी वाले होते हैं उनको सुबह शाम या कभी भी गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म चीजों से परहेज हाँ करना चाहिए।
तो क्या ये मिथ है या गर्म पानी जो है नुकसानदायक है? और दूसरा, लहसुन कितना फायदेमंद है? और तीसरा, पंचकर्मा जो है हाई बीपी वालों को कौन सा पंचकर्मा सूट करेगा? अ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाई बीपी वालों को गर्म पानी नहीं लेना चाहिए। ये मिसकंसेप्शन है, मिथ है ये। गर्म पानी सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि वो गट हेल्थ को अच्छा करता है। जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपको आपका जो पूरा बॉडी का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप भी हाई बीपी वाले गर्म पानी नहीं ले सकते। सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी है, तला भुना नहीं खाना है, सॉल्ट नहीं लेना है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं खाने पीने में जनरली। लेकिन गर्म पानी से कोई परहेज वाली बात नहीं है। और दूसरा आपका हाँ क्या सवाल? हाँ मैडम जी, एक सवाल है लहसुन मेरा। और नमस्ते मैडम। जी एक सर एक मिनट, देवेंद्र जी का सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये दीजिए। लहसुन अच्छा। और पंचकर्मा कौन सा कर सकते हैं हाई बीपी वाले? सर, ये भी आपकी किस रीजन से बीपी हाई है या क्या पर्टिकुलर कंडीशन है आपकी, एज कितनी है, ये सब देख के ही पंचकर्मा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। उसको जनरलाइज, आयुर्वेदा को कभी हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेदा इंडिविजुअल के लिए अलग अलग ही है। क्योंकि पंचकर्मा में बहुत 5 प्रोसीजर जैसे मैंने बताए, और अलग अलग टाइम पीरियड पे वो अलग अलग चीजों के लिए किए जाते हैं। तो ऐसे जनरलाइज करके मैं आपको भी नहीं बता सकती कि आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, कौन सी चीज रहेगी। वो आपकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाएगी, किसी की भी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाएगी, उसका रीजन निकाला जाएगा कि किस वजह से हो रहा है, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन या कोई भी थेरेपी आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नमस्ते नमस्ते मैडम, मेरा भी वही बीपी से ही था कि बीपी नीचे वाला बीपी बढ़ जाता है, 100 105 तक होता है, ऊपर वाला ठीक है 35 40 तक रहता है। वन तो सर, वो उसका रीजन कोई हमें, आप आके मिलिए कभी और फिर हम बात करते हैं इस बारे में कि कैसे क्यों बढ़ रहा है और इसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। वो जब हाँ, हम मिलेंगे तब हम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे उसके बारे में। ये कहाँ कौन सी जगह आना पड़ेगा हमारे को? ये शुभ आयुर्वेदा है, सेक्टर 7 में, द्वारका। ठीक है वो। थैंक यू। मैडम जी नमस्कार। मैं मध्य नमस्ते। प्रदेश छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ। क्या जैसे मेथी रात को भिगो दो और सवेरे उसको चबा लो तो शुगर में फायदा करेगी? जी सर, मेथी जो है शुगर में काफी फायदा करती है। आप उसको पानी भी पी सकते हो साथ में और उसको चबा भी सकते हो। या फिर आपको अगर चबानी नहीं है तो आप उसका फिर जो नहीं चबा सकते हैं, जैसे किसी को ज्यादा कड़वा लगता है, सबका अपना अपना रहता है थोड़ा, तो जो नहीं चबा सकता है वो उस पानी को पी सकता है, मेथी फेंक दे, ऐसे भी कर सकता है। और अगर उसमें बादाम डाल दे मैडम रात को 2 4? डा, डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक ठीक, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट कोई? मैं मेरा जी शिव कुमार बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। ये जो यूरिया एसिड बढ़ जाता है तो उसमें आंवला खा सकते हैं, आंवले का जूस? जी सर, मतलब स्पेसिफिकली यूरिक एसिड की दवाई नहीं है वो, लेकिन आंवला, आंवला बहुत ही अच्छा ड्रग है, अच्छा फ्रूट है जिसको सभी को खाना चाहिए डेली, डेली लाइफ में। लेकिन हर ड्रग जो होता है ना, चाहे वो कितना ही सिंपल हो, जैसे हल्दी है, हल्दी किसी के लिए अमृत जैसे काम करती है और किसी की बॉडी में ड्राइनेस कर देती है। तो हर एक ड्रग जो है वो सभी के लिए नहीं होता है, हर एक दवाई के सभी के लिए नहीं होती है। तो आपकी प्रकृति परीक्षण और सारी आपकी हिस्ट्री लेने के बाद पता चलेगा कि आंवला आपके लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट दवाई है या नहीं है। लेकिन अगर आप उसको दवाई की तरह नहीं, ऐसे ही खान पान की तरह, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं उसकी तरह अगर आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, परेशानी। सुबह उसका जूस बना के, सुबह गिलोय हो गया, एलोवेरा हो गया, इसमें मिला के मिक्स करके, कहते हैं कि खटाई खाते नहीं है, जॉइंटों में दर्द होता है तो। नहीं सर, आंवला खटाई में नहीं आता है, वो खट्टा होता है, लेकिन जो उसका बाद में जो उसका पाक बनता है वो मीठा होता है, मधुर होता है, खटाई ठीक। में नहीं आता आंवला। जी।
जी, हमने काफी मैडम टाइम ले लिया, नींबू 4 मिनट और बचे हैं। जिन जिन का क्वेश्चन है नींबू फटाफट क्वेश्चन कीजिए। नींबू पानी जो लेते हैं वो खटाई में आता है नहीं, क्योंकि किसी ने धर्मेंद्र जी ने या किसी ने बोला था कि जिसको जॉइंट पेन्स होते हैं वो नींबू अगर अवॉइड करे तो ठीक रहता है। इज दैट करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, नींबू खटाई में आता है। मैंने बताया ओके। ना कि जो आंवला है उस वो आप टे खाएंगे, मुंह से खाएंगे तो वो आपको खट्टा लगेगा, लेकिन जब उसका पाक होता है अंदर बॉडी में तो वो मधुर रस प्रोड्यूस करता है। सो दैट मीन्स जिसको जॉइंट पेन वगैरह है वो नींबू अवॉइड करे। इज दैट? हाँ जी, सारी खट्टी चीजें जो है अवॉइड करनी है उसमें, नींबू में जो भी जॉइंट पेन है, क्योंकि वो वाता को बढ़ाता है। ओके, थैंक यू। डॉक्टर भव्या जी ने बहुत अच्छे से सरल शब्दों में बताया है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्वयं भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें स्वयं जो कर सकते हैं उनको करने का प्रयास करें। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब तक डॉक्टर नहीं मिलेंगे, किसी आयुर्वेदिक सेंटर में नहीं जाएंगे, तो ऐसे बात करने से नहीं क्लियर हो पाएगी। तो एक बार दिखाना होगा, मिलना होगा, तो ही क्लियर हो पाएगा बॉडी टू बॉडी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने आप कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा से सरल शब्दों में बताया। और मैं उम्मीद करूंगी कि आगे भी हम बुलाएंगे तो आप आएंगे, क्योंकि इतना अच्छा बताया, और हमारे जो साधक हैं वो चाहेंगे दोबारा आपको बुलाना। इसलिए मैं पहले से ही मैं कहना चाहूंगी कि आप दोबारा भी आएंगी, जल्दी ही हम लोग दोबारा बुलाएंगे। फिर वो किसी न किसी विषय पे अलग से लेंगे, ये विषय चेंज हो जाएगा उस समय। और किसी का महत्वपूर्ण कोई एक मिनट के लिए मेरा एक क्वेश्चन था कि एक एज ए लेमैन हम कुछ नहीं जानते हैं पंचकर्मा के बारे में। मेरे आसपास में कोई पंचकर्मा सेंटर है तो मुझे वहां पर अपना ट्रीटमेंट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह का होना चाहिए, आप थोड़ा सा इसमें बताएंगे? जो पंचकर्मा सेंटर है वो एक तो सर्टिफाइड होना चाहिए, नाभ सर्टिफाइड होगा तो और भी बेहतर है। बाकी जो उसमें डॉक्टर्स बैठ रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। और जो हाइजीन है ये सब मेंटेन्ड होनी चाहिए। जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, इस चीज का ध्यान देना चाहिए। जी। थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से आपने जानकारी दी पंचकर्मा, और हमारे बहुत सारे सेशन इस क्लास में पंचकर्मा के बारे में भी हो चुके हैं। लेकिन आपने जो जानकारी दी वो एक अद्भुत जानकारी थी, और हम आशा करते हैं कि आगे भी फ्यूचर में, जैसा दीदी ने बताया, कि हम आपको जब भी कभी अ, बुलाएं तो आप अवश्य हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिएगा। और जो हमारी क्लास होती है वो हमेशा 5:30 बजे से 7 बजे तक होती है। रविवार को हम इसी तरह हर एक रविवार को हमारा डॉक्टर का क्वेश्चन सेशन रहता है। और सभी लोग माइक बंद कर ले प्लीज। और क्लास को समापन करने से पहले मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आज नए जुड़े हुए हैं वो भी हमारी यदि क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5:30 बजे से आप हमारी रेगुलर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ कोई? जी, मेरा जी जी बताइए। ऐसा है, ये जो हड्डियां बढ़ जाती हैं, जैसे ये मेरी बढ़ रही है हड्डी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये हड्डी बढ़ रही है, ये है जैसे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? और मैंने घुटनों का ऑपरेशन करवाया हुआ है, रिप्लेस किया हुआ है, तो उसके लिए हाँ, मुझे क्या करना? इसके लिए हड्डी में अगर आपके पेन हो रहा है तो आप एक दिया ले सकते हो पेन रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो बढ़ गई है उसको उसके लिए उसको ठीक करने के लिए तो हमको दवाइयाँ चलानी पड़ेंगी। दवाइयाँ और साथ में जो हम प्रोसीजर्स करेंगे वो सब करना पड़ेगा। लेकिन आप घर में क्या कर सकते हो, अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, कि जैसे मिट्टी का दिया ले लिया आपने, मिट्टी के दिए को थोड़ा हल्का गर्म करके उसकी सिकाई कर सकते हो आप। जहाँ पे हड्डी बढ़ी हुई है वहां पे? हाँ, हल्की हल्की सिकाई, जले ना, उसका ध्यान बहुत ही ज्यादा सतर्क होके उसकी सिकाई कर सकते हो आप मिट्टी के दिए की। थैंक यू मैम। लेकिन के लिए दवाइयाँ वगैरह भी खानी पड़ेंगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वैसे पेन किलर अगर ज्यादा मैं लेती हूँ तो वेदांतक वडी करके नाम एक है, तो वो लेती हूँ पेन किलर। मैम पेन किलर एक तो आयुर्वेदा में पेन किलर नहीं होता है, ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती है, नाम से बना दी जाती हैं।
आयुर्वेदा में पेन किलर जैसी बीमार कोई चीज नहीं है। उसमें जब हमें कोर पे काम करते हैं बीमारी के, तो उसमें जब हम काम करते हैं बीमारी के ऊपर तो अपने आप पेन रिड्यूस होता जाता है धीरे धीरे। किसी को भी हम पेन किलर बोल के कोई दवाई नहीं देते हैं, ठीक है। और अच्छा। आप कोई भी और भी पेन किलर ले रहे हो, एलोपैथिक भी कोई पेन किलर ले रहा है या आयुर्वेद का ही नाम से कोई पेन किलर ले रहा है, तो आप पेन किलर कब तक खाएंगे? हाँ वही तो। आप पेन किलर पूरी लाइफ तो नहीं खा सकते हैं ना। जो बीमारी है उसको तो यस। जो समस्या है उसको तो समाधान निकालना ही पड़ेगा। पेन किलर खाने से तो काम नहीं चलेगा। तो आप जाके डॉक्टर्स के पास जाइए और उनको दिखाइए कि मेरे को ये परेशानी है, वो दवाइयाँ देंगे या फिर कोई प्रोसीजर करना होगा तो प्रोसीजर करेंगे, उससे ही आराम आएगा। ये तो मैंने बस थोड़े दिन का है। ठीक है मैडम। थैंक यू। इसमें एक बात मैं और बता दूं आपको, क्षमा चाह रहे हैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक मॉक्सा आती है, मॉक्सा, जैसे सिगार होती है, सिगरेट जैसे सिगार होती है, इस तरह की मॉक्सा आती है। उसके अंदर जड़ी बूटियां होती हैं, उससे आप सिकाई करें। घुटना दर्द है, कमर दर्द है, जहां भी दर्द है, उस मॉक्सा से सिकाई करें, वो लाभदायक है। थैंक यू सर। जी थैंक यू। समय को देखते हुए दीपन जी हम्म। शांति पाठ करा दें और समापन करें। शांति पाठ के लिए सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांति को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा को। धन्यवाद आप सभी का जो इस पतन पर जुड़े हुए हैं, और दोनों हाथों का घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत